हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर आज हम लोग बातें करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के ऊपर ये लेक्चर नंबर 2 हमारे पास होने वाला है क्लास 10th के लिए, जहां पर आज के लेक्चर में हम लोग बातें करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड ओपन एट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इनमें से जो पहला दो आप हमारे पास टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर एनसीईआरटी में देखा होगा। बट जो अगले हमारे पास जो टॉपिक्स हैं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ओपन एंड कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। तो ये मैं कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं ना उनमें यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। ताकि आप जब क्वेश्चन करने पे जाओ ना तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी आसानी रहे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगा, बिकॉज इस पे थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड्स में बनते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इन दोनों टॉपिक को मैंने ऐड किया। तो आप ये मत समझना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। ये क्वेश्चन में यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, तो स्टार मार्क करके मैंने लिखा भी है और ये बेसिक सी लेमैन लैंग्वेज में डिफाइन है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। वो ये है रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो जब भी रेजिस्टेंस आपको कहीं पर दिखे एंड टू एंड कनेक्टेड, देन वो कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, एक R1 रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास R2 रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है सच दैट दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है ना। पहले का एंड जो है वो दूसरे के एंड के साथ कनेक्टेड है एंड दैट्स वाई ये हमारे पास सीरीज में है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा मतलब हो गया। अब हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज को अच्छे से समझना चालू करते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, मैं सबसे पहले आपको खुद से लिख के सारी थ्योरी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हैं रेगुलरली क्लास 10th में PYQ आप देखोगे पूछी जा रही हैं, उसको करवाऊंगा। देन उसके बाद सारा जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा वो उसका क्रक्स फॉर्म, समरी फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसको फिर आपको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है, आपको इसको फिर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग समझना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो रेजिस्टेंस ले लेता हूँ R1 एंड R2, ठीक है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ R1 एंड R2। ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया R1 एंड ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया R2। अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज मैंने ले लिया V। अब सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने शुरू में एकदम बेसिक बताया है, ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पर दो रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड है। हाँ, तो यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्टेड हमारे पास रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, यानी ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। बट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को और अच्छे से डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना ज़रा। सीरीज कॉम्बिनेशन आर दोज कॉम्बिनेशन इन विच करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच वो हमारे पास होगा सेम। मतलब जब भी हमारे पास करंट हर एक ब्रांच में, ब्रांच मतलब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, तो जब भी हर एक रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट सेम होता है वो कॉम्बिनेशन सीरीज कहलाता है। कैसे, अगर इस सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है तो ध्यान से देखो ज़रा, वही करंट हमारे पास I1 के थ्रू पास कर रहा है एंड सेम वही I करंट हमारे पास R2 के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज़ है और सीरीज़ में हमारे पास करंट जो है वो दोनों ही रेजिस्टेंस में, ऐसे आप कितने भी रेजिस्टेंस लगाते हुए चले जाओगे बिकॉज वो एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे, सीरीज़ में होंगे, तो करंट उनमें सेम ही रहना है, ठीक है। ठीक है, अब करंट के बाद हम लोग वोल्टेज की भी बात कर लेते हैं ना। तो वोल्टेज इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में वोल्टेज हमारे पास क्या होता है। और ब्रांच अगर आप बार बार कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ब्रांच का मतलब रेजिस्टेंस लिख लेना। तो वोल्टेज जो होगा हर एक ब्रांच में वो होगा डिवाइड, वोल्टेज जो होगा वो हो जाएगा डिवाइड, है ना। और इसी डिवीज़न ऑफ वोल्टेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो कभी भी आपके पास सवालों में लिख के आ जाए वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज डिवाइड, तो इन दोनों का ही मतलब हुआ कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ सर, अब जैसे आपने ऊपर लिखा करंट जो होता है वो सेम होता है, वैसे वोल्टेज क्या होते हैं, तो वोल्टेज मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे
नॉट बी सेम, यानी आपके पास करंट तो सीरीज में सेम होता है बट वोल्टेज जो है वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। कैसे, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं? डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब आप समझते हो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सिंपल सा हमारे पास मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। क्या? टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास सर्किट का कितना है उसको कैलकुलेट जो हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल हमारे पास क्या है? मान लो आपके पास एक वायर है जिसमें हमारे पास 2 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। आपके पास एक और वायर है जिसमें 3 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, और ये वायर्स जो हैं वो एक इस वाले वायर के साथ आके जुड़े हुए हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो हमारे पास वायर है इसमें हमारे पास कितना करंट होगा, देन आप बोलोगे 2 एम्पेयर इधर से आया, 3 एम्पेयर इधर से आया, यानी टोटल इसमें 5 एम्पेयर करंट हुए हैं। यानी जो इक्विवेलेंट करंट है वो हमारे पास 5 एम्पेयर्स का है। सिमिलरली अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि R1 है और एक रेजिस्टेंस और है आपके पास जो कि R2 है। अब इसको आपने क्या कर रखा है? इसको आपने सर्किट में यूज़ कर रखा है। अब अगर आप चाहते हो 2 रेजिस्टेंस नहीं लगाकर सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाने का, यानी इस सर्किट का, या फिर आप टोटल रेजिस्टेंस बताना चाहते हो, यानी इसकी जगह अगर आप एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देते हो, देन इसी को हम यही जो आपने सिंगल रेजिस्टेंस यूज़ किया है इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है कि सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं उन सबको हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा देना, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो डेरिवेशन की में बात करने के लिए सबसे पहले वही हम लोग अपना रेजिस्टेंस ले लेते हैं R1 एंड R2 को। मैंने ले लिया। एक ये रेजिस्टेंस हम लोगों ने ले रखा था और एक ये ले रखा था। ये रेजिस्टेंस हमारे पास R1 और ये वाला रेजिस्टेंस हमारे पास R2, और ये दोनों ही हमारे पास कनेक्टेड थे एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज हमारे पास V है। अब मैंने मान लिया रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी जो वोल्टेज डिवाइड होगा इसके अक्रॉस, वो V1 हमारे पास है, और जो R2 के अक्रॉस का वोल्टेज हमारे पास डिवाइड होगा वो मैंने मान लिया V2 हमारे पास है, ठीक है। ठीक है, अब वोल्टेज डिवाइड हो रहा है ना, आपको ऐसे याद रखना है डेरिवेशन जब भी आप करो। अच्छा, यहाँ पर मैं डेरिवेशन थ्योरी लिख के नहीं करवाने वाला हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में भी आया, तो मैं जब सवाल करवाऊंगा वहाँ पर थ्योरी कैसे लिखनी है वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ डेरिवेशन करके आपको बता रहा हूँ। देखो, इस सर्किट में अगर मैं करंट की बात करूँ तो करंट अगर हमारे पास I फ्लो कर रहा है, देन आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वही I सबके थ्रू फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको पूछूँ इस सर्किट का जो टोटल वोल्टेज कितना है, V टोटल, देन आप बोलोगे V टोटल तो V1 प्लस V2 के बराबर होगा, है ना। जो टोटल वोल्टेज होगा वो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर के बराबर ही तो होगा। हाँ, अब फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ से आपको ये बात पता होगी कि वोल्टेज जो होता है वो हमारे पास होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ वोल्टेज जो है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, और ये इक्वल हमारे पास हो गया V1। V1 किसके बराबर हो जाएगा? V1 हो जाएगा उस I1 इंटू R1 प्लस V2 किसके बराबर हो जाएगा? I2 इंटू R2 के बराबर। अब I टोटल यानी टोटल करंट इन द सर्किट कितना है? वो हमारे पास I है, यानी I इंटू R टोटल इज इक्वल्स टू I1 की बात करो, I1 यानी R1 के अक्रॉस का करंट वो हमारे पास I है, और R1 तो R1 ही है। I2 के क्रॉस का हमारे पास करंट कितना है? वो भी I है,
और R2, तो R2 ही हमारे पास है। यानी यहाँ से हमारे पास I इंटू आर टोटल इज इक्वल्स टू, अगर मैं I को कॉमन ले लूँ देन ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2। अब यहाँ से हमारे पास I आपस में कैंसिल आउट कर गए, है ना, I हमारे पास कैंसिल आउट कर गए। अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास बना R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और यही जो R टोटल हमारे पास है इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, यानी इस सर्किट में जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस यूज़ कर रखा था R1 R2, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ, जिसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी R1 प्लस R2। समझ रहे हो? ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है कि आप सर्किट में सारे रेजिस्टेंसेस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दो, दैट इज कॉल्ड एज हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग करंट इन द सर्किट, यानी अगर आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को लगा रखा है तो जो I करंट हमारे पास फ्लो कर रहा था वो किसके बराबर होगा। तो एक बात आपको पता चल गई कि आपने जो सर्किट में लगा रखा था रेजिस्टेंस R1 R2 और इसको कनेक्ट कर रखा था एक बैटरी के साथ, जिसका वोल्टेज अगर हमारे पास V था और इसमें फ्लो होने वाला करंट I था, तो ये I किसके बराबर होगा, है ना, करंट इन द सर्किट। करंट इन सर्किट, इस सर्किट का हमारे पास करंट कितना था ये कैसे पता चलेगा? तो फ्रॉम ओम्स लॉ यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा देन V इज इक्वल्स टू होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस IR। तो यहाँ से I इज इक्वल्स टू आ गया V डिवाइडेड बाई R। अब V तो हमारे पास V है, R क्या होगा, R यहाँ पर होगा R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2, यानी जो करंट होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज ट्रिक टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप। बिल्कुल सही आपने सुना, अगर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस देन वो कितना हो रहा है, अगर आपको उसको फाइंड आउट करना है उसकी मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो फिर से वही हम लोग ले लेते हैं रेजिस्टेंस R1 और यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस R2, दोनों कनेक्टेड किस में है हमारे पास, सीरीज में, और वोल्टेज हमारे पास है V। अब यहाँ पर ट्रिक ध्यान से सुनना जरा, अगर आपको कभी भी V1 वोल्टेज चाहिए, V1 समझ रहे हो, R1 के अक्रॉस का वोल्टेज, और V2 R2 के अक्रॉस का वोल्टेज, तो कभी भी अगर आपको V1 चाहिए तो V1 के लिए आप क्या करोगे, अगर आपको V1 चाहिए देन आप उसी का रेजिस्टेंस ले लोगे R1 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी ये बराबर हो गया हमारे पास R1 उसी का रेजिस्टेंस इंटू V टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली टू के लिए उसी का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई, फिर आप वही करोगे R इक्विवेलेंट, यानी वो हमारे पास हो गया R2 इंटू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ट्रिक आपको समझ में आई। अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है देन आप अगर पहले वाले का चाहिए उसी का रेजिस्टेंस इंटू V टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, दूसरा वाला चाहिए उसी का रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो ये आपको समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का ड्रॉप कैसे निकालोगे।
अब एक और हम लोग टर्म की बात कर लेते हैं, इफ एन रेजिस्टेंस आर, इफ एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है देन क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो मान लिया मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है R, एक और रेजिस्टेंस है R, एक और रेजिस्टेंस है R एंड सो ऑन अप टू n, ये n नंबर ऑफ हमारे पास हैं। और ये जो n रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास वो कैसे हैं, वो हमारे पास हैं आइडेंटिकल, है ना। ये आइडेंटिकल वाला केस हमारे पास रहेगा। आइडेंटिकल का मतलब जब वो सेम रहेंगे हमारे पास, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं और इनको फिर मैंने वही कनेक्ट कर रखा है वोल्टेज V के साथ, देन इस केस में जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फिर से आप क्या करोगे, आप बोलोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज, यानी R प्लस R प्लस R प्लस R, इसको आप n टाइम्स ऐड करोगे, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो n टाइम्स R हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर n रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हुए हैं देन उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो n इंटू R हमारे पास होगा, ठीक है। ठीक है, अब n इंटू R इनका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। और अगर इनका टोटल करंट चाहिए, है ना, टोटल करंट, अब टोटल करंट जो होगा वो हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट होगा। अब वोल्टेज तो V था ही, R इक्विवेलेंट n टाइम्स R हो गया, तो ये इनका टोटल करंट हमारे पास आ गया। अब अगर मैं बात करूँ करंट इन ईच ब्रांच, सॉरी अगर मैं बात करूँ वोल्टेज इन ईच ब्रांच, अगर आपको हर एक ब्रांच का वोल्टेज चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। अब वो जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, मैंने दो के लिए आपको बता ही दिया ट्रिक कि अगर आपको पहले का चाहिए तो दूसरे का रेजिस्टेंस, सॉरी उसी का रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में जो आपके पास वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर है ना, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई n, ये जो वोल्टेज V हमारे पास था वो n रेजिस्टेंसेज में डिवाइड हो रहा है एंड दैट्स वाई V अपॉन n टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट हमारे पास होने वाला है, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात मैं लिख देता हूँ कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है ना, जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, इसमें जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस used in a सर्किट। तो सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस यूज हो रखे होंगे उन सारे के समेशन के बराबर हमारे पास रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है सीरीज में। तो आई होप आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम लोगों ने उसके बारे में सारी चीज़ें बातें कर रखी, ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पर सारे रेजिस्टेंसेस एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे। फिर हम लोगों ने बात किया करंट जो होगा हर एक ब्रांच में वो सेम रहने वाला है, वोल्टेज जो होगा वो डिवाइड होगा, इसकी वजह से वो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेम होने वाली बात हम लोगों ने बात कर ली अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं तो, n नहीं, अगर आपके पास कितने भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं देन वोल्टेज होगा वो सेम ही हमारे पास डिवाइड होता है, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोगों ने डेरिवेशन की भी बात की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जो कि बोर्ड के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जहाँ पर हम लोगों ने पाया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो हमारे पास R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कहने से हमारे पास क्या मतलब था, R1 प्लस R2 कहने से मतलब ये था कि सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, सॉरी सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेज हमारे पास होता है सीरीज में, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया इसके बाद रेजिस्टेंस जब भी आप सीरीज में लगाते हो देन आपके पास जो करंट होता है वो आपके पास V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट होता है, ओम्स लॉ लगाया। फिर हम लोगों ने ट्रिक की बात की, अगर आपको वोल्टेज का ड्रॉप चाहिए
अगर आपने R1 R2 को सीरीज में लगा रखा है, R1 के क्रॉस का अगर वोल्टेज ड्रॉप V1 है, देन V1 इक्वल टू हो जाएगा उसी का रेजिस्टेंस R1 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट जो कि R1 प्लस R2 है। सिमिलरली अगर आपको V2 चाहिए तो उसी का रेजिस्टेंस R2 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट जो कि R1 प्लस R2 है। बात समझ रहे हो? ये आइडेंटिकल के लिए हमारे पास अप्लाई करना है। आइडेंटिकल नहीं, अगर आपके पास सिर्फ दो रेजिस्टेंस यूज़ हो रहे हैं सर्किट में, देन आपको ये अप्लाई करना है। अभी आपको लग रहा होगा ये तो कर लूँगा, है ना, बट जब आप क्वेश्चंस में जाओगे देन आप वहाँ पर थोड़ा सा जब मिक्स कर देंगे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल सीरीज में, देन वहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। वहाँ ध्यान रखना कि दो रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हैं, वोल्टेज का ड्रॉप चाहिए, ये वाला ट्रिक आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे याद रखना, जिसका वोल्टेज चाहिए उसी का रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई इक्विवेलेंट, है ना, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की कि अगर n रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में लगा दो, इक्विवेलेंट n टाइम्स r हो जाएगा, करंट v डिवाइडेड बाई n इंटू आर जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और हर एक रजिस्टर या रेजिस्टेंस जो भी आप बोलना चाहो उसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा वो v अपॉन n हो जाएगा, है ना। वोल्टेज v जो टोटल होगा वो n रेजिस्टेंसेस में डिवाइड हो जाएगा। फिर हम लोगों ने बात किया इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस यूज्ड इन अ सर्किट, है ना। आपने सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस यूज़ कर रखे होंगे उन सारे के इंडिविजुअल सम के बराबर हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। ठीक है, अब ये हमारे पास रही समरी जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं। आपको ध्यान रखना है करंट जो होगा सेम रहने वाला है ना। करंट जो होगा वो हमारे पास सेम रहेगा। वोल्टेज जो होगा वो सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है ना। हाँ, उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की कि टोटल वोल्टेज वो V1 प्लस V2 के बराबर हमारे पास होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। जो करंट होगा वो वोल्टेज डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद से एक बात नहीं लिख रखी है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, वहाँ पर ना एक मिनट, मैं एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप वाला जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके बारे में, है ना। मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप वाला फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। या फिक्र मत करो, मैंने ना स्लाइड को कॉपी किया है इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। ठीक, हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप वाला भी। यहाँ पर मैं समरी में लिख देता हूँ वोल्टेज ड्रॉप। ये रजिस्टर हमारे पास था R1, ये अगर रेजिस्टेंस है R2, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2 है। देन जो R1 होगा, सॉरी आई मीन टू से जो V1 होगा उसी का रेजिस्टेंस R1 इंटू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2। फिर जो आपके पास वोल्टेज V2 होगा उसी का रेजिस्टेंस R2 इंटू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है, एक और यहाँ पर स्टार मार्क करके टॉपिक लिखा हुआ है, दैट इज नेट रेजिस्टेंस इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो एक इंडिविजुअल जो आपने रजिस्टर यूज़ कर रखा है उससे भी मैक्सिमम होता है। अब कैसे होता है, हम लोग उसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ना जी। हम लोगों ने बात किया रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा वो आपने जो रेजिस्टेंसेस यूज़ कर रखा होगा उसमें जो एक की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उससे भी ज़्यादा हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा। वो कैसे आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिर से हम लोग वही दो रेजिस्टेंसेस को अपना कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, दो रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। एक मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया मान लो 20 ओम्स का, मैंने एक और रेजिस्टेंस ले लिया 30 ओम्स का। अब ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, ये दोनों हमारे पास सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। कैसे सीरीज़ में कनेक्टेड हैं वो आपको कैसे चेक करना है, आपको सर्किट में करंट भेजना है। ये मैंने करंट भेजा, करंट दोनों में सेम जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास ये सीरीज़ में या फिर एंड टू एंड कनेक्टेड है, उससे भी आप बता सकते हो, बट हमेशा आप करंट भेजा करो, ठीक है। अब मैं इसको ना एक बार आपको लिख के भी बता देता हूँ, है ना। मैं आपको एक बार लिख के भी लिख देता हूँ समरी में कि आप कैसे पता करोगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे पास है।
है ना। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलवेज, हमेशा आपको क्या करना है, करंट को सर्किट में हमारे पास भेजना है। और अगर हमारे पास करंट जो है वो हर एक रेजिस्टेंस में कैसा रहा, हर एक रेजिस्टेंस में अगर आपके पास सेम रहा, देन वो कॉम्बिनेशन सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से आप चेक करोगे, आप करंट भेजोगे, सेम रहा, सीरीज़ हो जाएगा। अब अगर ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, देन अगर मैं आपको पूछूं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ तो क्या होगा, तो आप बोलोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 + R2 के बराबर होगा, यानी कि 20 ओम्स प्लस 30 ओम्स, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 50 ओम्स। अब यहाँ पर क्या लिख रखा था मैंने, द नेट रेजिस्टेंस इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी आप देख लो, जो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आया है वो दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है ना, जो दोनों में हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में जो मैक्सिमम था उससे भी ज़्यादा आया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में जो मैक्सिमम था वो हमारे पास 30 था, बट उससे भी ज़्यादा हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, दैट इज़ 50 ओम्स। तो ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास, जो इंडिविजुअल हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे भी ज़्यादा आता है। बाकी ये रेजिस्टेंस इन सीरीज़ की समरी में वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, V1 = Z का रेजिस्टेंस, ये वाला फॉर्मूला। अच्छा मैंने ऊपर लिखा, लेकिन पहले से मैं लिख के भी लाया था, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने फिर से वही ले लिया, एक रेजिस्टेंस जो कि मैंने ले लिया 2 ओम्स का, एक और रेजिस्टेंस जिसको मैंने ले लिया 2 ओम्स का। मैंने दोनों रेजिस्टेंस 2 ओम्स के ले लिए और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जिसका वोल्टेज जो हमारे पास है वो 10 वोल्ट्स का है। अब ध्यान से समझो ज़रा, अब मान लो मुझे इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस V1 चाहिए और इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2 चाहिए। अब V1 कैसे निकलेगा, V1 के लिए हम लोग करेंगे इसी का रेजिस्टेंस यानी 2 इंटू टोटल वोल्टेज यानी 10 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट जो कि R1 + R2 हो जाएगा, दैट इज़ 2 + 2 कितना हो गया ये 20 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये आ गया हमारे पास 5 वोल्ट्स, यानी जो V1 के अक्रॉस का वोल्टेज होगा वो 5 वोल्ट्स होगा। सिमिलरली V2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा सर, V2 भी हमारे पास सेम रहने वाला है। क्यों? बिकॉज वो भी हमारे पास 2 ओम्स का ही है, यानी V2 भी हमारे पास हो गया 5 वोल्ट। मैंने थ्योरी में भी बोला था कि जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आप यूज़ करते हो देन उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप होता है वो सेम रहता है। और जो मैंने वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला बताया था वो भी हमको यही बता रहा है, जो कि हम लोगों ने ट्रिक लगा के सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई थिंक हमें ना आज का लेक्चर यहीं पर एंड कर देना चाहिए, बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, आपको भी चीज़ों को समझना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। तो हम लोग ना आज सीरीज़ कॉम्बिनेशन तक ही रहने देते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओपन एंड कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू टू ऑल। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज पढ़ाई हैं, आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, रिवाइज करनी है, लिख कर पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम लोग पैरेलल, ओपन एंड शॉर्ट सर्किटिंग को भी ख़त्म करेंगे। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग 3 से 4 या 2 लेक्चर तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे सवालों के ऊपर, है ना। हम लोग सारे PYQs बनाने वाले हैं बोर्ड्स के। तो आपको ना आज सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो भी पढ़ाया गया उसको अच्छे से ध्यान रखना है, रिवाइज करना है, ठीक है। फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है। मैं लेक्चर यहीं पर एंड कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे भी पता है आपके ऊपर थोड़ा लोड जाएगा अगर मैंने ज़्यादा और थोड़ा पढ़ा दिया तो, है ना। तो आप जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ाई इन सबको आपको याद करना है, आपको समझना है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर अपना लेक्चर एंड करते हैं। कल आपसे फिर से मिलेंगे। और आज के लेक्चर के साथ जो DPP मिल रही होगी उसको आपको ट्राई नहीं करना है, आपको अगले लेक्चर के बाद ही वो DPP ट्राई करनी है, ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।